हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लॉजिक्स खत्म करने के बाद अब हम लोग मैथमेटिक्स 1 में शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, और क्योंकि ये चैप्टर शुरू हुआ है तो ये चैप्टर खत्म भी होगा। कितने दिन में खत्म होगा? सिर्फ 2 दिन में। पहले दिन में आप लोगों का जो इन्वर्स वाला मिसलेनियस है और इन्वर्स वाले क्वेश्चन और बेसिक एक्सरसाइज है वो करा दी जाएगी, और दूसरे लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के मतलब क्रेमर रूल के जो क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने 11th में मैट्रिक्स पढ़ रखा है, 11th की मैट्रिक्स आपको अच्छे से आती है, ठीक है, मतलब आपको 11th में अच्छे से मैट्रिक्स आती थी, तो 12th की मैट्रिक्स उसके सामने 10% भी नहीं है। लिटरली बोल रहा हूँ, लिटरली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जेन्युइनली स्पीकिंग, ठीक है, उसका 10% भी नहीं है। सो यस, बहुत ही ज़्यादा ईजी है मैट्रिक्स। तो मुझसे यहाँ पे ये राइटिंग नहीं बन रही है। सो सबसे पहले तो यार आप लोगों को 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा नहीं, तुम तो वो हो ना जिसका 11 पूरा बर्बाद है। 11 बर्बाद, 12 बर्बाद, फिर भी जेईई एडवांस क्लियर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू विश्वास नहीं करने का किसी पे। तुम तो वो हो जिसका 11 बर्बाद है। ठीक है, बार बार याद क्यों दिलाते हो। देखो, मैट्रिक्स में आप लोगों ने 11 में बहुत कुछ पढ़ा था। सबसे पहले तो मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स देखो, एक रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का। इसको यूज़ किया जाता है बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या कैसे सीन शॉट है, वो तो मुझे भी नहीं पता है। एप्लीकेशन आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद हमें सीखने को मिले। ठीक है, फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता है कि भाई इसका क्या किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, फिलहाल इतना पता है कि भाई कलेक्शन ऑफ नंबर होता है और बड़े बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। देखो, जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। ये मैंने बनाई मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ 2, 3, 4। ठीक है, फिर मैंने एक और मैट्रिक्स बनाई। इस मैट्रिक्स में मैं कुछ नंबर ले देता हूँ 2, 4, 7, 9। ठीक है, मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ। इस मैट्रिक्स में मैं नंबर लिख देता हूँ 0। जी हाँ, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें मैं नंबर लिख देता हूँ 4, 7, 8, 3, 2, 1। एक और मैट्रिक्स में बनाता हूँ जिसमें मैं नंबर लिख देता हूँ 4, 6, 9, 8, 10, 12। ठीक है, एक और मैट्रिक्स में बनाता हूँ जिसमें नंबर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 3, 2, 7, 8, 6। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कुछ भी नंबर्स यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ मैट्रिसेस में। ओके, अच्छा, तो एक और जैसे मैट्रिक्स बना लो। एक और मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे 4, 5, 6। ठीक है, और कोई मैट्रिक्स बन सकती है क्या? कुछ छूट रहा है तो बता दो भाई, वो भी बना दूंगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारी टाइप की मैट्रिसेस हमें देखने को मिलती हैं। इन सभी मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सब कुछ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर में जाऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल मैट्रिक्स में क्या होती है, मैट्रिक्स में कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होती हैं। ठीक है, रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, वो देखो। ये जो स्टैंडिंग है, ये वर्टिकल में, ये जो वर्टिकल में, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में एक कॉलम है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? सिर्फ एक कॉलम है, ये वाला 2, 3, 4। रोज कितने हैं? रोज मतलब ऐसे, तो रोज कितने हैं? यहाँ पे 3 रोज हैं और एक कॉलम है। यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम है और 2 रोज हैं। यहाँ पे एक कॉलम है और एक रो है। ठीक है, रो और कॉलम पहचानना सिखा रहा हूं। देखो, जो ये ऐसे लिखा हुआ है ना हॉरिजॉन्टल में, इसे हम बोलते हैं रो, और ये जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इसमें कितने रो है बताओ? इसमें 2 रो है और कॉलम्स कितने हैं? 3। इसमें कितने रो हैं? 3। कॉलम्स कितने हैं? 3। इसमें कितने रो हैं? 3 और कॉलम्स कितने हैं? 2। इसमें कितने रो हैं? 1 और कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो रो कॉलम पहचानना सीख गए। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ AIJ। इसमें I होता है रो, I क्या होता है? I होता है ith रो, और J क्या होता है? J होता है jth कॉलम। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख दूं, जैसे मैं आपको पहले एक मैट्रिक्स दे दूं, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 6, 1, 0, 8। ठीक है, ये हमारे पास 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ A12 क्या है इसमें?
A12 इज बेसिकली एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। बट इस 12 का सिग्निफिकेंस क्या है? 11 में अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी है तो स्किप करके सीधा आगे चले जाओ, ठीक है। कहां पे जाओगे? जहां पे मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूं, सीधा वहां पे चले जाओ 11 में अगर अच्छे से पढ़ रखी है तो, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो देख लो, घाटा नहीं हो जाएगा, उल्टा फायदा ही होगा, ठीक है। 20 मिनट बचा के क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, तो फ्री फायर भी नहीं खेलता होगा कोई। देखो 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है पहला कॉलम दूसरा रो। पकड़े गए ना? आईथ रो जेथ कॉलम, और पैटर्न क्या है? आई जे, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 12 का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है भाई? आई का मतलब है रो, और जे का मतलब क्या है भाई? जे का मतलब है कॉलम। तो कौन सा रो कौन सा कॉलम? तो पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहां पे बताओ पहला रो कौन सा है? यहां पे पहला रो है ये वाला, अच्छा। और यहाँ पे दूसरा कॉलम बताओ कौन सा है? दूसरा कॉलम है ये वाला। तो इसका मतलब कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? इस 5 की। तो A12 की वैल्यू क्या है? 5। अब तुम बताओगे, बताओ A22 की वैल्यू बताओ। A22 की वैल्यू बताओ क्या है? A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो का मतलब है ये चीज, और सेकंड कॉलम का मतलब है ये चीज। तो किस एलिमेंट की बात हो रही है? 8 की। अब तुम बताओगे, चलो तुम बताओ अब A32 की वैल्यू बताओ, ठीक है। इसको मैं फिर से बना देता हूं, A32 की वैल्यू बताओ। ठीक है, बताओ। 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सी? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, मतलब A32 0 की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो बताओ A13 बताओ। A13 मतलब क्या? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आईथ रो जेथ कॉलम, हमेशा याद रखना आई जे, आईथ रो जेथ कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो यहाँ पे 4 5 6 है और थर्ड कॉलम है 6 6 8, ठीक है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब किसकी बात हो रही है? 6 की बात हो रही है। अरे देखो ना यार, ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया थर्ड कॉलम। कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? 6 ना। तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? 6 की बात हो रही है। समझ में आ गया कैसे पहचानते हैं? तो किसी भी एलिमेंट को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? किसी भी मैट्रिक्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा तो ये हो गई हम लोगों की मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को हम लोग पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये इस लेक्चर में तो काम नहीं आएगा डिटर्मिनेंट, बट जब इनवर्स निकालना सिखाऊंगा उसमें काम आएगा। सो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, हम हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी किसी का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे तो एक टाइप है, इसके बाद मैं सारे टाइप्स एक्सप्लेन करने ही वाला हूं, बट फिर भी देख लो। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज रोज एंड कॉलम्स आर सेम। रोज एंड कॉलम्स आर सेम, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं? सेम है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किस में सेम होते हैं? एक 3 into 3 में सेम होते हैं और एक 2 into 2 में। तो मैं दोनों दिखा देता हूँ। देखो 2 into 2 मैट्रिक्स ऐसे होगी 4 5 6 7। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28 आया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आया, दोनों को माइनस कर दोगे आंसर आ गया। ऐसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट। 10वीं में सीखा होगा, 11वीं में निकाला होगा, अब 12वीं में फिर से निकालना है, ठीक है। तो ये तो आसान चीज़ है, इसी में रफ करता हूँ, फालतू चीज़ है। 3 into 3 का मैं डिटर्मिनेंट निकालना सिखाता हूँ। देखो 4 5 6 7 8 6 1 0 8, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के। एक तो भाई ये होता है कि हम लोग फर्स्ट रो के हिसाब से निकाल ले, एक तो ये होता है फर्स्ट कॉलम के हिसाब से निकाल लें, बट मैं एक ही तरीका आपको बताता हूँ, हमेशा वही यूज़ करो, फर्स्ट रो के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट रो में ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, इसको बाहर लिखो, और फिर इसको लिखने के बाद ना इसके नीचे वाली रो, इसके नीचे वाला कॉलम सब गायब कर दो। सब गायब करने के बाद जो भी बचता है ना,
जो भी बचता है इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब ये बेसिकली 8068, ये डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट के साथ हमेशा आप माइनस लोगे। अब ये माइनस क्यों लेते हैं ये आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये आया -5, ठीक है, अच्छा -5। अब 5 के नीचे वाला रो नीचे वाला कॉलम गायब कर दो, मतलब साइड वाला रो और नीचे वाला कॉलम गायब कर दो, तो दिख क्या रहा है, दिख रहा है सिर्फ 71 और 68, तो 7168 का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। फिर उसके बाद क्या है, 5 के बाद 6 है तो इसको प्लस में ही लिखोगे, +6, मतलब जो भी साइन है 6 की उसके साथ लिखोगे। साइन किसकी चेंज करोगे, सिर्फ इसकी 5 की। एक्चुअली मैट्रिक्स में ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स होते हैं उनकी साइन चेंज होती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। बट ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे। कोफैक्टर क्या होता है अभी तो वो भी नहीं पता होगा, 11वीं नहीं पढ़ा है तो बर्बाद है ना 11वीं, बताना मत किसी को ठीक है, चलो। और ये तो बिल्कुल मत बता देना कि चैंपियन Z से पढ़ा था 11वीं में। तो ये 6 आया यहाँ पे 7180, तो 7180। चलो इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो 4, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आया, 6 को 0 से करोगे 0 आ गया, -5। 7 को 8 से करोगे 56 आया, 1 को 6 से कर दोगे 6 आ गया, बीच में माइनस, +6। 7 को 0 से करोगे 0 आ गया, 8 को 1 से कर दोगे 8 आ गया। सॉल्व करो, 64 4 होता है 256, अब 550 जा होता है 250, 6 8 जा होता है 48 बट माइनस में, तो 256 में से 250 गया तो 6 बचा, और 6 में से 48 गया तो -42 बचा। तो ये होता है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया मैट्रिक्स। अब चलो हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद सीखेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर देंगे। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, बड़े ही चिंदी तरीके से यूं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, मतलब कंसेप्ट करना शुरू करते हैं आगे का। आइए अब हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ 10-12 टाइप्स हैं, 13 टाइप्स हैं, ठीक है। ये मेरे से एक भी मिस ना हो जाए इसीलिए मैंने पहले लिख लिया इन्हें, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अपनी बुक में अच्छे से नोट्स बनाते रहो, ठीक है। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी। क्या मतलब छाप के नोट्स बनाते हो, तब तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। छाप के मतलब जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आप छाप छाप के करते रहते हो, खुद से कुछ सोच नहीं रहे हो, तब थोड़ी हो पाएगा। अगर तुम अच्छे से समझ रहे हो, फिर नोट डाउन कर रहे हो, नोट करना और छापना एक बात नहीं होती, ठीक है। आइए देखते हैं, फालतू बातें नहीं, फिलोसॉफी बाद में झाड़ेंगे। पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक रो हो, वो होती है हमारी रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैंने एक रो बनाई थी ना 1 2 3, ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। मतलब इसमें कोई भी कॉलम्स, सॉरी ये तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, नहीं, रो मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं छोटा सा डेफिनेशन भी लिखते चलूं, चलो ठीक है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही रो होता है वो होती है हमारी, यार ये बार बार, वो होती है हमारी रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। अच्छा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है फिर, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मतलब जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम हो जाए, जैसे कि 183, मेरे फेवरेट प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर, ठीक है 183, तो 183 इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। रोज कितने उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर सिर्फ एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर सिर्फ एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, उसमें कॉलम रो से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंपल, दोनों क्लियर। चलो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, इसके बहुत एग्जाम्पल दोगे हाँ अरे यार मजे के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है यार, ऐसा कुछ भारी तो नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा यार ये सब आई गेस, राइट, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से मैं आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट बता देता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स से पहले, ठीक है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जिनका i बराबर j हो, नहीं समझे, मतलब ये i और j की वैल्यू सेम हो, मतलब जैसे ये एक मैट्रिक्स लिखी है 2 4 6 8, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे पता है, सिर्फ ये दोनों,
अच्छा एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 5 4। तुम्हें क्या लगा 7 8 9 लिखूंगा? हमेशा पैटर्न को फॉलो मत किया करो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है जो हो रहा है वही होगा, या फिर जो कभी नहीं हुआ है वो नहीं होगा। तो ये 1 5 4 एक डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो 1 है वो A11 है, ये जो 5 है ये A22 है, और जो 4 है वो A33 है, ठीक है? अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि 6 5 3 डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं है? कैसे होगा भाई, ये तो A13 है और ये A22 भले है, लेकिन ये तो A31 है, तो इसमें 3 1 1 3 सेम थोड़ी आ रहा है उसमें, ठीक है? तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ वो होते हैं जिनका i बराबर j होता है। क्लियर हो गया? तो ये एक छोटा सा नोट डाउन था, नोट कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। तो चौथी हम लोगों की डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाए उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल दे दो। एग्जांपल मतलब जैसे कि 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है? ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट का ही एक टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, इसी का एक स्पेशल फॉर्म है, बस फर्क ये होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है? मतलब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है? ऐसे लिख दो, डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो जैसे कि ये 1 1 1 कर दो, रुको अच्छे से बताता हूँ, ये कर दो 2 2 2, ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दोगे तो क्या शॉर्ट हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स से रिमूव हो जाएगा वो, ठीक है? सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट भी अगर सेम हो गए तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने कौन कौन से टाइप्स देख लिए? हम लोगों ने रो मैट्रिक्स देख लिया जिसमें सिर्फ एक रो हो, हमने कॉलम मैट्रिक्स देख लिया जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, हमने जीरो मैट्रिक्स देख लिया जिसमें सिर्फ 0 हो, ठीक है? हमने डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हो, बाकी सारे 0 हो। हमने स्केलर मैट्रिक्स देख लिया जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो हो बट सारे सेम हो। इसमें से जरूरी कौन सा था? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स अभी तक का जरूरी है, ठीक है? चलो स्क्वायर मैट्रिक्स तो एक फालतू सा टाइप है, आप लोग जानते हो। यूनिट मैट्रिक्स जरूरी है, फिर अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, आगे के सारे जरूरी हैं, ठीक है? तो चलो आगे करते हैं। फिलहाल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइप करते हैं, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैट्रिक्स हुज रोज एंड कॉलम्स आर सेम, रोज एंड कॉलम्स आर सेम, ठीक है? जैसे कि 4 4 4 4, या तो 6 4 9 3 1 6, ठीक है? 2 4 8। बोल कुछ रहे हो, लिख कुछ रहे हो। एक्चुअली मैं अपना ब्रेन टेस्ट कर रहा था। मैंने जितने बार कुछ और बोला, मैंने मतलब इसमें जितने बार कुछ और बोला उसमें कुछ और ही लिखने की कोशिश की, लेकिन हमारा ब्रेन जो है ना, देखो सही से काम नहीं करता। थोड़ा सा यहाँ पे भाषण हो जाए। देखो मैं यहाँ पे 4 4 4 4 बोल रहा था और मैं चाह रहा था मैं लिखूंगा 1 2 3, ठीक है? बट मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। मैंने एक जगह 0 लिखा तो दिमाग ने बोला अगर तुझे अलग ही लिखना है तो 0 लिख डाल सब। इससे पता चलता है आपका दिमाग कितना तेज है, ठीक है? तेज वेज कुछ नहीं है, देख सकते हो, शार्पनेस। ये देखो यहाँ पर ऐसे था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम सेम हो। इसमें देखो 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है, सिंपल, ठीक है? चलो 6th देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट्स 1, और ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है एक्चुअली। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 1 होते हैं, सब 1 होते हैं, ठीक है? देखो जैसे मैं लिख दूं 1 1 1 1, बाकी सब 0।
फिर मैं लिख दूँ 1 1, बाकी सब 0। तो ये सब क्या है, ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो हो, फिर वो कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, फिर है जीरो मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो, फिर है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो, ठीक है। फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रोज और कॉलम, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बट दीज डायगोनल मैट्रिक्स ही है बट इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। और इसी स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप यूनिट मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट सेम तो होते हैं बट साथ ही 1 होते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे तीसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। समझिए कोरिलेशन। चलो अपर मैट्रिक्स वगैरह देख लेते हैं। आइए, अब ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। 8वां है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं रोमन नंबर में नहीं लिख रहा हूँ, क्या मतलब मुझे रोमन नंबर नहीं आता। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखो मैं आपको बना के ही दिखा पाऊंगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, बाकी सब 0। इसकी खासियत क्या है पता है आपको? यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले नंबर्स, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले नंबर्स आप लोगों को यहाँ पे नॉन जीरो मिलेंगे। इसकी डेफिनेशन थोड़ी हार्ड है। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ठीक है, i ग्रेटर देन j। हर एक i जिसमें j ज्यादा है, i से जिसमें i जो है वो j से ज्यादा है, जिस एलिमेंट में उसमें उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये a11 है, ये क्या है, ये a21 है, तो देखो 2 जो है वो 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये चीज 0 होनी चाहिए। ये क्या है, ये है a31, तो ये चीज 0 होनी चाहिए। ये क्या है, ये a32 है, तो ये भी 0 होना चाहिए। ये क्या है, ये a33 है, तो इसका कुछ वो नहीं है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन तो ये है, बट आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो। ये देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर ही सारे एलिमेंट होंगे, बाकी सब 0 होंगे। जो एलिमेंट होंगे वो डायगोनल के ऊपर होंगे, बाकी सब 0 होंगे। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि लोग इसको बाद में ऐसा समझ लेते हैं कि भाई अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर जाते ही सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ये गलत समझते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा अंधकार में पढ़ लेते हैं। 144p 720p 1080 वाले अभी फ़ोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, टाइप नंबर 9, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताओ। मैं डेफिनेशन मैं तो बोलता हूँ देखो ही मत, j ग्रेटर देन i ग्रेटर देन j, ये तो मुझे भी 2 बार सोचना पड़ता है, उसके बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको याद हो पाएगा इतना जल्दी। डेफिनेशन याद भी कर लोगे तो भी सोचना तो पड़ेगा ही। तो याद कैसे करना है, डायगोनल के ऊपर वाले अगर एलिमेंट हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट अगर हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो लोअर ट्रायंगल बनता है 1 0 0 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो लोअर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखोगे तो बनेगा 7 8, ठीक है। जरा ध्यान से देखोगे तो बनेगा लोअर ट्रायंगल। तो ये क्योंकि लोअर ट्रायंगल बनता है तो इसीलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे अपर ट्रायंगल बनता है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों भी हो गया। अब देख लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए वो हो जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या ही दूं, दे दूं, चलो दे देता हूँ 1 1 2 2। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कनेक्टेड है तो वो समझते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोज सीख लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर है तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी। तो फालतू सी चीज़ है उसको, ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे। मैं ये 11 से देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि मैं बोलूँगा कि यूट्यूब पर लिखो एक्सरसाइज 4.3 बेसिक कंसेप्ट चैंपियंस है, तो वो तो तुम करोगे नहीं, तो यहीं पर देख लो। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स का नाम सपोज ए है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है तो ट्रांसपोज को देखो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से, टी से,
बस इतना ही पता है मुझे, ठीक है। तो ये दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए के ऊपर अगर टी लग जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा पता है, जितने रो हैं उनको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उनको रो बना दो, ठीक है। मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। मतलब ये 1 2 3 क्या था, कॉलम था ना, तो अब ये 1 2 3 रो हो जाएगा। 4 5 6 क्या था, कॉलम था ना, तो ये 4 5 6 रो हो जाएगा। ये होता है ए से ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करो। 1 4 6 7 8 9, आप लोग ए का ट्रांसपोज निकालो अब, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 2 3 ए का ट्रांसपोज निकालो। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ए बराबर 4 5 6 7 8 9 10 12 1, तुम्हें क्या लगा 13 लिखूंगा? इसका भी ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। चलो सभी को सॉल्व कर दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? मैंने बोला जो भी रो है उनको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उनको रो बना दो। तो ये देखो 1 7 क्या है, कॉलम है, तो 1 7 को रो बना दो। 4 8 क्या है, कॉलम है, तो 4 8 को रो बना दो। 6 9 क्या है, कॉलम है, तो इनको रो बना दो। दैट्स इट। यहाँ भी देखो 1 2 3 क्या है, कॉलम है, तो रो बना दो। अब यहाँ देखो 4 7 10 ऐसा हो गया, 5 8 12 ऐसा हो गया, और 6 9 1 ऐसा हो गया। सिंपल। अच्छा, 12वां होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है पता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दो डेफिनेशन लिखता हूँ। एक तो ये कि ए बराबर अगर ए का ट्रांसपोज आ जाए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए आई जे अगर ए जे आई के इक्वल आ जाए तो उसे भी बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे 4, ठीक है, 4 6 7 7, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लो जरा, इसका ट्रांसपोज लोगे तो आएगा 4 7 7 6। तो ध्यान से देखो, ये ए था और ये ए का ट्रांसपोज है, दोनों सेम सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, 4 7 7 6 4 7 7 6 ट्रांसपोज लिया हमने। ये रो था, सॉरी ये कॉलम था 4 7, यहाँ पे हमने रो बना दिया 4 7। ये कॉलम था 7 6, यहाँ पे हमने रो बना दिया 7 6। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी चीजें सेम आ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इस डेफिनेशन से चेक करना है तो ऐसे चेक करो, A11 इक्वल टू A11, वो तो 1 1 के इक्वल रहेगा ही। A12 इक्वल टू A21 रहना चाहिए, तो A12 ये है, A21 ये है। देखो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब हो गया काम। अब आप बोलोगे 1 1 रख के चेक करो, अरे A11 यहाँ पे अगर रखते हो तो यहाँ पे भी तो A11 बन जा रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहने दो, ठीक है। अच्छा, 13वां जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक में जस्ट एक चेंज होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए बराबर माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है, और ए ऑफ आई जे जो होता है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो जाता है। तो यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेरे पास एग्जांपल अवेलेबल तो है नहीं, और मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ इस समय। मैंने 2-3 ट्राई किया बट दोनों तीनों रॉन्ग फेल हो गए, ठीक है। तो अगर कहीं पर आता है तो उसको लेंगे हेल्प। फिलहाल आपको काम क्या क्या आने वाला है इस चैप्टर में वो बता देता हूँ, अच्छे से याद रखना। यूनिट मैट्रिक्स काम आने वाला है, सिंगुलर मैट्रिक्स काम आने वाला है, मतलब इन्फॉर्मेशन की सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ये दोनों चोर काम आएंगे पहले एक्सरसाइज में। और बस, और क्या काम लोगे? चलो तो सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जीरो मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो। और डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? जिसमें i बराबर j होता है, 1 1 2 2 3 3, a11 a22 a33। डायगोनल एलिमेंट का ये खास टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का ये खास टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की खासियत ये है कि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, बट डायगोनल एलिमेंट भी सारे सेम होते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स का ही खास आता है यूनिट मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट सेम तो होते हैं बट सब 1 1 1 1 होते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स को ज्यादातर जाना जाता है बाय द नेम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतने बार आएगा इस चैप्टर में कि पगला जाओगे तुम, याद हो जाना चाहिए तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है,
और 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सिर्फ होंगे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के सिर्फ नीचे एलिमेंट्स होंगे, ऊपर सब जीरो होंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A बराबर A ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब A बराबर माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना। ओके, समझ में आ गया। चलो अब सीखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब सीखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो आपकी बुक में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ठीक है। बकवास है, वो हम लोग खुद से करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ भी यूजफुल नहीं है। देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं हम लोग फिलहाल। सबसे पहले सीखते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7 और हमारे पास एक मैट्रिक्स है B जिसके एलिमेंट्स हैं 8 9 10 12। तुम्हें क्या लगा 11 बोलूंगा, ठीक है। अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का फंडा सिंपल है। 4 को 8 से ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 को 9 से ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 को 10 से, 7 को 12 से, मतलब सेम एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज हमें ऐड करना है तो A प्लस B आ जाएगा 12 15 15 19, दैट्स इट। मतलब क्या, इस एलिमेंट को इसके साथ, 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 सिंपल है, समझ रहे हो। सेम अलाइक एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, अलाइक नहीं एक्चुअली सेम पोजीशन एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ये 1 1 पर है, ये भी 1 1 पर है, तो दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो सेम सब्ट्रैक्ट के लिए है। A माइनस B का आंसर आप अपनी बुक में कमेंट कर दो, अपनी बुक में लिख लो, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स डिवाइड की जा सकती है, पगला गए हो, हलवा पूरी समझ रखा है, 9 12 समझ रखा है उसको, हाँ नंबर समझ रखा है। सिर्फ मल्टीप्लाई की जा सकती है और मल्टीप्लीकेशन काफ़ी भारी होता है। आइए सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे यकीन है आप लोगों को नहीं आता होगा। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा mq, ठीक है। क्या कहना चाहता हूँ, देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 और हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2, बस, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम, तो 2 रो है 2 कॉलम है। इसमें क्या है, इसमें भी 2 रो है बट एक ही कॉलम है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी ना उसमें भी 2 रो और एक ही कॉलम होंगे। तो इससे हमें ये आइडिया लग गया कि भाई 2 रो रहने वाली है और एक कॉलम रहने वाला है फाइनल मैट्रिक्स में, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हो तो अभी आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, इसके बाद ही बता पाऊंगा आपको, ठीक है। मतलब इसको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ कि ऐसे होता है। देखो सबसे पहले इस एलिमेंट को हम लोग इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रो और यहाँ से कॉलम, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, ठीक है। यहाँ से रो उठाओ, यहाँ से कॉलम उठाओ और उसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 1, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, प्लस 4 2 ज़ा 8। फिर नीचे से जाओ, नीचे वाली रो और सेम कॉलम, 6 1 ज़ा 6 प्लस 8 2 ज़ा 16। तो फाइनली आंसर देखो आया 10 और 22। तो देखो 2 रो है 1 कॉलम है, समझ में आया। तो ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, हम लोग रो उठाते हैं, यहाँ से कॉलम उठाते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, मैं सब कुछ मिटा के आप लोगों को शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का करते हैं। देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे है 4 5 6 8 और यहाँ पे हमारे पास है 7 8 1 2, ठीक है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ से रो उठाओ और यहाँ से कॉलम उठाओ। ये रो और ये कॉलम के मल्टीप्लाई होने पर हमारा पहला एलिमेंट आएगा ये वाला। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया आया 28, फिर इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आया 5। अगर आपको डीप में मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो मेरा मैट्रिक्स का वीडियो सर्च कर सकते हो जिसमें लिखा होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बाय चैंपियन ज़ैद। तो उसमें मैंने आप लोगों को पूरा एक बड़े फॉर्म में बताया है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। कमेंट करोगे तो ही दे पाऊंगा क्योंकि मैं इतने वीडियोस बना रहा हूँ कि भूल जा रहा हूँ मैंने किसमें क्या लिंक देने बोला था, ठीक है। अब देखो ये और ये आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको पहला एलिमेंट मिला। अब आप इसी को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा दूसरा एलिमेंट। तो 4 8 या
32, 5 2 ज़ा 10। अब देखो ऊपर का काम हो गया, दोनों एलिमेंट हो गए। अच्छा ये तो हमने देखा ही नहीं है, देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो फाइनल मैट्रिक्स भी आपका 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। ठीक है। अच्छा अब इस नीचे वाले एलिमेंट को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ का पहला एलिमेंट मिलेगा। तो 6 7 जा 42, 8 1 जा 8। ठीक है। अब 6 8 जा 48 और 8 2 जा 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 33, ये हो गया 42, ये हो गया 50 और ये हो गया 64। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। ठीक, नहीं आया तो एक और कर लेते हैं यार, आ जाएगा, टेंशन काहे को लेते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम तो है भाई, ज़बरदस्त काम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हें क्या लगा मैं चेंज कर दूंगा? ओके 1 4 6 8 7 6 4 3 1। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम उठाओ, इस पहले रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा। पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे दूसरा एलिमेंट मिलेगा। पहले रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तीसरा एलिमेंट मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 8 जा 16 प्लस 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जब दूसरे रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दूसरा रो मिलेगा। पहले रो को तीनों कॉलम से किया तो पहले रो के तीनों एलिमेंट मिले। अब दूसरे रो को तीनों कॉलम से करोगे तो दूसरे रो के तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे। तो 4 1 जा 4, 5 8 जा 40, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, 5 7 जा 35, 6 3 जा 18, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 8 जा 64, 9 4 जा 36। ठीक है, अब देखो इसको जब आप इससे करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। मतलब बेसिकली पहले रो को पहले कॉलम से करोगे पहला एलिमेंट मिलेगा, पहले रो को दूसरे कॉलम से करोगे तो आप लोगों को दूसरा एलिमेंट मिलेगा पहले ही रो का। ठीक है, और पहले रो को तीसरे कॉलम से करोगे तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट मिलेगा। पैटर्न समझ रहे हो क्या? चाहिए तो आप लोग अपने नोट्स में लिख दो। पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे तो पहला रो का पहला एलिमेंट मिलेगा। पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा। पहले रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट मिलेगा। फिर सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो सेकंड रो के पहले एलिमेंट मिलेगा। सेकंड रो को सेकंड, मतलब जिस कॉलम से कर रहे हो वो वाला एलिमेंट मिलेगा और जिस रो से कर रहे हो उस रो का एलिमेंट मिलेगा। क्या कॉम्बिनेशन है? थर्ड रो को थर्ड कॉलम से कर रहे हो तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो 7 6 जा 42, 8 6 जा 48, 9 1 जा 9, 7 4 जा 28, 8 7 जा 56 और 9 3 जा 27। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिमाग खराब है, कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट वगैरह नहीं करना है। अब देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अब आ गया आपका फाइनली 12th का टॉपिक। ये आपको क्या बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप लोग दो रो को दो कॉलम में कैसे खेल सकते हो। देखो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एलिमेंट मैट्रिक्स लिखता हूँ 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ठीक है, मैंने आपको बोला कि रो 1 को चेंज कर दो R1 प्लस R2 में, R1 को आप चेंज कर दो R1 प्लस R2 में। ठीक है, चलो तो चेंज कैसे करते हैं कभी भी। देखो सबसे पहले जिसको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, जिसको आप चेंज कर रहे हो सिर्फ वही चेंज होगा। ये तीर के पहले जो है ना सिर्फ वही चेंज होगा, ध्यान रखना। तो सिर्फ R1 चेंज होने वाला है तो हम लोग R2 R3 पहले कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का R1 है, ये हम लोगों का R2 है और ये हम लोगों का R3 है, ये हम लोगों का कॉलम 1 है, ये हम लोगों का कॉलम 2 है और ये हम लोगों का कॉलम 3 है। तो सिर्फ R1 चेंज होने वाला है क्योंकि रो एरो के इस साइड सिर्फ ये है, तो हम लोग सिर्फ इसे छोड़ के बाकी सब कॉपी कर लेते हैं। सो 7 8 9 1 2 3। अच्छा, अब R1 प्लस R2 करना है, मतलब R1 के एलिमेंट्स को R2 के एलिमेंट के साथ ऐड करना है। तो 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 8 13, 6 प्लस 9 15। अब जैसे मैं आपको बोल दूं C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3, इसका मतलब सिर्फ C1 में चेंज होना है और C2 C3 में कोई चेंज नहीं होना है। तो C2 C3 आप लोग कॉपी कर लो। तो 13 8 2 15 9 3। तो C1 में क्या चेंज होना है? C1 में C3 के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो 11 माइनस 15 -4, 7 -9 -2, 1 -3 -2। ठीक है,
तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। चलो एक और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। किस में करोगे? इसी में करो। इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब R1 में आपको R2 को तो जोड़ना है, बट 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो सबसे पहले R1 में सिर्फ चेंज होना है, तो हम लोग R2 R3 कॉपी कर लेते हैं। सो -2 8 9 -2 3, ठीक है। अब R1 में 2R2 जोड़ना है, तो -4 में 2 इंटू -2 जोड़ना है, तो -4 जोड़ना है। फिर 13 में 2 8 जा 16 जोड़ना है। फिर 15 में 2 9 जा 18 जोड़ना है, तो ये 33, ये 29 और ये -8। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक इंटरचेंज भी होता है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल यही था बस यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में, किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐसा वैसा कर दो, ब्ला ब्ला कर दो, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आइए तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि आइए वर्ड ना बोलूँ, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, आइए वो क्वेश्चन करते हैं, एकदम पागल कर रखा है आपको, है ना। चलो ठीक है, अब कोशिश करेंगे कि आइए वर्ड ना बोला जाए। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.1 बड़ा ही सिंपल है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको बोला है a बराबर 1 0 -1 3। ओके, इसमें बोला है R1 को R2 से इंटरचेंज कर दो, ठीक है। सो चेंजिंग R1 टू R2, चेंज कैसे कर देंगे भाई? R1 को R2 बना दो बस। R1 क्या है? 1 0, तो इसको R2 बना दो 1 0। -1 3 क्या है? R2, तो इसको R1 बना दो। बेसिक एक्सरसाइज है यार, मतलब जितने देर में मैंने कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसके आधे टाइम में पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। चलो सेकंड वाले में क्या बोला है? b बराबर 1 -1 3 और 2 5 4। इसमें बोला है R1 को चेंज करो R1 माइनस R2 में। तो मैंने क्या बोला? जिसमें चेंज हो रहा है सिर्फ वही चेंज होगा। तो R1 में चेंज हो रहा है तो सिर्फ R1 चेंज होगा, ठीक है। तो R2 को ऐसे ही लिख दो पहले, 2 5 4। अब चेंज क्या है? माइनस करना है, तो 1 -2 -1। 2 -1 मत करना, R1 माइनस R2 है तो 1 -2 होगा। -1 -5 -6, 3 -4 -1। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है a बराबर 5 4 1 3। इसमें बोल रहा है C1 को C2 से इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो C1 को C2 से इंटरचेंज कर देते हैं। ये C1 है तो इसको C2 बना दो। ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, मतलब ये एक्सरसाइज बोर्ड में नहीं आएगा। ये C2 है, इसको C1 बना दो, ठीक है। चौथे में बोला है, अच्छा इसी का एक B पार्ट है। B में बोला है 3 1 4 5। बोला है R1 को R2 से इंटरचेंज कर दो। तो R1 को R2 से इंटरचेंज कर देंगे तो देखो क्या आ रहा है? 1 5 3 4। R1 क्या है? 3 1, तो इसको R2 बना दो। 4 5 क्या है? R2, तो इसको R1 बना दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो वो है उसको वो बना दो, और जो वो है उसको ये बना दो, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बोला है कि आप लोगों को ऑब्जर्व भी करना है। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे? देखो 5 3 15 -4 11 आ रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट -11 आ रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 11 आ रहा है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट -11 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ही तो अपोजिट आ रहा है, और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। बस डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है चेंज करने पे, राइट। उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो आई थिंक वही था भी आंसर जब मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कुछ और ऑब्जर्व इसने कर लिया हो तो, ठीक है। ओ भाई, इसमें बोल रहे द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब ये जो आपकी मैट्रिक्स आई ना और जो आपकी बी मैट्रिक्स आई, अच्छा इन दोनों में ऑब्जर्वेशन बताना था। मुझे लगा इन दोनों और इन दोनों में बताना है। हाँ, तो देख ही सकते हो यार कि जो न्यू मैट्रिक्सेस आ रही है वो इक्वल आ रही है। सो द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी यार, ठीक है। मतलब कुछ हो जाए अगर मैट्रिक्स इक्वल हो गई तो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्वल है तो इक्वल है, बस हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जॉब है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत ही चिंदी चीजें हैं। चलो देखो, एक्चुअली चिंदी तो 9 तक है। एक्सरसाइज में कहाँ तक क्वेश्चन है? 9 तक।
इसका मतलब सब चिंदी है। यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है a बराबर 1 2 -1 0 1 3। इसमें बोला है कि भाई C2 को 2C2 कर दो। ठीक है, तो क्या करना है हमें, C2 को चेंज कर देना है 2C2 में। तो देखो चेंज कहाँ होना है, सिर्फ C2 में, तो आप लोग बाकी ऐसे ही कॉपी कर लो। 1 0 -1 3, इसको 2C2 कर दो, तो 2 दूनी 4, 1 दुक्का 2 हो गया। और B बराबर क्या दिया है, B बराबर दिया है 1 0 2 2 4 5, इसको आपको चेंज कर देना है -3 R1 में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको R1 चेंज करना है -3 R1 में। तो सिर्फ R1 ही तो चेंज हो रहा है, तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो R1 को ऐसे ही, R1 को मत लिखो और बाकी सब ऐसे ही रहने दो। तो R2 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और R1 चेंज होना है -3 R1 में। तो 1 × -3 -3, 0 × -3 0, 2 × -3 -6। अब क्वेश्चन में फर्दर बोलता है कि फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस। तो इन दोनों का हमें एडिशन भी पता करना है। देयरफॉर A + B बराबर 1 4 -1 0 2 3 प्लस -3 0 -6 2 4 5। चलो ऐड कर देते हैं। 1 -3 -2, 4 + 0 4, -1 -6 -7, 0 + 2 2, 2 + 4 6, 3 + 5 8। तो ये हो गया A + B। तो चिंदी है यार। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखो हमने कर दिया, 10 मिनट भी नहीं हुए अभी। राइट, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 6 एक जैसा है, दोनों के लिए मैट्रिक्स सेम है। इसकी मैट्रिक्स है 1 -1 3 2 3 3 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, 2 1 0 3 3 1 1 -1 3। ठीक है, ये आपको A दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले 3 R3 करो, देन C3 + 2C2 करो। ठीक है, और फिर सेम 6th में भी दी है यही मैट्रिक्स, इसमें बोला है पहले C3 + 2C2 कर दो, देन 3 R3 कर दो। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से तुम्हें क्या समझ में आता है वो लिखो। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। इंस्टा वालों से ज़्यादा डेंजर हूँ मैं। अब जब यार सूरज चाचू यहाँ पे नहीं है तो फोकस तो यूज़ करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, चलो देखो, मैं उतना ही रियल हूँ जितनी रियल स्यूडो फोर्स होती है। आइए तो क्वेश्चन नंबर A करते हैं। रियल नहीं होती स्यूडो फोर्स, बिना रियल हुए तुम क्वेश्चन में मार्क्स लेकर आ जाते हो। चलिए, तो A बराबर इतना, तो हमें सबसे पहले 3 R3 करना है। ठीक है, सो R3 चेंजेस टू 3 R3। तो A बराबर सिर्फ R3 चेंज होना है तो हम R1 R2 कॉपी कर लेते हैं। 1 -1 3 2 1 0। R3 चेंज होना है 3 टाइम्स, तो ये 3 3 9 3 3 9 1 3 3। ठीक है, अब हमें C3 को चेंज करना है C3 + 2C2 में। C3 को चेंज करना है C3 + 2C2 में। तो C1 C2 पहले कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो चेंज होगा सिर्फ वही चेंज होगा, मतलब जो यहाँ है वो सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी सब तो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये सबसे बेसिक मेथड है। ठीक है, हम लोग पहले क्या गलती करते थे, मैं जब पहले सॉल्व किया करता था तो R1 + R2 लिखा है ना, तो मैं ऐसा नहीं, R2 को पहले नहीं लिखता था, मैं पहले R1 + R2 लिख देता था, फिर मैं इसके कारण R2 में भी वही चेंज कर देता था। मैं बोलता था यार R1 + R2 है तो R2 में भी तो R1 ऐड हो जाएगा। ये गलती मत करो, सबसे पहले फिक्स कर दो, जो चेंज नहीं होना है उसको पहले लिख लो ना, फिर जो चेंज होना है वो करना। तो C3 चेंज होना है तो C3 + 2C2 में चेंज होना है, तो 3 + 2 × -1 0 + 2 × 1 3 + 9 × 2, आई मीन 2 × 9। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। तो A बराबर आपकी मैट्रिक्स आ गई 1 2 9 -1 1 9 1 8 21, ये 6 है। ठीक है, चलो सो इसको निकालते हैं। सेम मैट्रिक्स है, ठीक है, बट इसमें क्या है, सबसे पहले C3 को हमें चेंज करना है C3 + 2C2 में। तो क्योंकि सिर्फ C3 चेंज होना है तो बाकी सब ऐसे ही लिख लो। सो 1 2 3 -1 1 3, सिर्फ C3 चेंज होना है तो 3 + 2 × -1 0 + 2 × 1 और 1 + 2 × 3। ठीक है, ये आ गया आपका 1 2 3 -1 1 3 3 - 2 1 2 7। ठीक है, अब R3 को चेंज करना है 3 R3 में, तो R3 को चेंज करना है 3 R3 में, तो बाकी सब ऐसे ही लिख लो पहले 1 - 1 1 2 1 2, R3 है 3 3 9 3 3 7। ठीक है, 3 टाइम्स कर दो तो 9 9 21 हो जाएगा। हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी थी, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो इसका मतलब तुम पहले खा के पियो या पी के खाओ। कोई तो एक नूडल्स थे ना पहले ऐड आता था,
तो तुम पहले R3 करके C3 प्लस 2C2 करो, या तो पहले C3 प्लस 2C2 करके 3R3 करो, आंसर सेम आना है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉम्यूटेटिव, मतलब 3 प्लस 5 करो या 5 प्लस 3 करो, आंसर सेम आना है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉम्यूटेटिव। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। चलो तो इसी के साथ 5 और 6 भी नोट डाउन कर लो। 7 चिन्ह दी, 7 चिन्ह दी, 8 चिन्ह दी, 9वां भी चिन्ह दी। चलो उड़ा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4। आपको बोला है यूज द सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे हमें चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट के सिर्फ ऊपर एलिमेंट्स होने चाहिए, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमें इस 3 को 0 बनाना है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। इसको मान लो ए मैट्रिक्स, तो लेट ए बराबर दिस। तो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करेंगे? देखो, ट्रांसफॉर्मेशंस यहां पे ये 3 है, ठीक है। हमें बेसिकली इस 3 को 0 बनाना है। तो चलो क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, इस R1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इस R2 के साथ माइनस कर दूं, तो ये 1 3 = 3 और 3 - 3 0 हो रहा है। देखो, तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, R2 चेंजेस टू R2 - 3R1, मतलब इस R2 में मैं 3R1 माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सिर्फ R2 यहाँ पे चेंज होना है, तो मैं R1 ऐसे ही लिख लेता हूँ 1 2 R2 - 3 टाइम्स R1, R2 - 3 टाइम्स R1। तो देखो, ये हुआ 1, ये हुआ 2, 3 - 3 0, 4 - 6 -2 हो गया, ठीक है। और क्या मेथड हो सकता था? और मेथड ऐसा हो सकता था कि मैं C2 में, ध्यान से सुनना, मैं C2 में 3/4 से मल्टीप्लाई करके C1 में माइनस कर दूं। C2 में 3/4 से मल्टीप्लाई करके C1 में माइनस कर दूं। तो देखो, 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कट के 3 बचेगा, और वो 3 इस 3 के साथ 0 हो जाएगा। तो वो भी एक मेथड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुइटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, 7वें वाले में सिर्फ सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन बोला था, तो मैंने बोला आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो, आप रो वाइज भी जा सकते हो। हम तो रो वाइज गए, बट क्वेश्चन नंबर 8 में कंफर्म कर दिया है कि आपको रो वाइज ही जाना है। तो आपको 8वें वाले में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, 1 2 - 1 3, ठीक है। और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाए, ठीक है। अच्छा, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है हमें, ठीक है। ओके, बड़ा सिंपल है यार, अरे बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे पता है? देखो, ये जो R2 दिख रहा है ना, इसको चेंज करो। R2 में तुम ऐसा करो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इस R2 में माइनस कर दो, मतलब R2 - 2R1 कर दो। इससे क्या होगा? देखो, 1 2 = 2 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो गया, और हमें ये 0 चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? रट्टा मार लो, अब ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें यहाँ 1 चाहिए, तो ये देखो, -1 2 = -2, और 3 - 2 1, राइट। तो बहुत चिंदी में, तो R2 - 2R1 आपने जैसे ही किया, इसको पहले मान लो, लेट A बराबर दिस। तो A बराबर R2, सिर्फ R2 चेंज हो रहा है, तो R1 लिख लो। अब R2 - 2R1 आपने किया, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अभी भी दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि ये भी 0 होना चाहिए, तो ये -1 को भी हमें 0 बनाना है। तो क्यों ना R1 में R2 जोड़ दिया जाए, R1 में क्यों ना R2 जोड़ दिया जाए। अब आप बोलोगे यहाँ डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? कैसे डिस्टर्ब होगा? यहाँ तो 0 है, 1 में 0 जोड़ोगे वो 1 ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर A बराबर 1 0 0 1। नहीं समझे? अच्छा, बच्चों की तरह समझाओ। देखो, R1 में सिर्फ चेंज होना है ना, तो पहले R2 कॉपी कर लो, 0 1। अच्छा, अब देखो 1 + 0 R1 + R2 1 + 0, देखो 1 आ रहा है, -1 + 1 देखो 0 आ रहा है। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें देखो, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। इसमें बोला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, वो भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। एक्चुअली रो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें सबसे पहले मैं C3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, क्योंकि 4 3 थोड़े बड़े नंबर्स हो गए। ये देखो, 2 से माइनस करके ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो मैं C3 थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस 2 3 2 को हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो मैंने C3 को चेंज कर दिया, C3 -
C1 से, देखो C1 से ये 1 1 1 1 बन जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कर दिया, तो इसको नाम दे दो लेट A बराबर दिस था, A बराबर दिस है 1 2 3 -1 1 2, क्योंकि C3 चेंज हो रहा है तो C1 C2 ऐसे ही रहा, ठीक है। 2 -1 1, 3 -2 1, 4 -3 1, ठीक है। अच्छा, अब हो गया काम, डन है भाई, डन है। देखो ये 1 में 1 जुड़ा 2 हुआ, ये 2 में 1 जुड़ा 3 हुआ, तो ये देखो दोनों माइनस होके 0 हो रहे हैं, ठीक है। वाह, मुझे पता ही नहीं था हो जाएगा, मैं डरा हुआ था भाई कि मतलब ये कैसे होगा, क्या मेथड होगा, राइट। क्योंकि इसके मेरे पास नोट्स भी नहीं है, मतलब जो मैंने सॉल्व किए थे उसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो A बराबर C3 प्लस C2, तो क्योंकि C3 चेंज हो रहा है तो C1 C2 ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 -1 1 2, ठीक है। C3 प्लस C2 मतलब 1 -1 0, 1 + 1 2 और 1 + 2 3। अब देखो ये भी 2 3, ये भी 2 3, तो C1 - C3 कर देते हैं अब, तो C1 चेंजेस टू C1 - C3, तो A बराबर हो जाएगा 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 - 3 0, -1 1 2 0 2 3। अब हमें इस 2 को 0 करना है, तो इस 2 को 0 करना है तो बहुत ही सिंपल है, कैसे पता है, C3 में 2/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, मतलब C2 चेंजेस टू C2 - 2/3 C3। 2/3 सही क्यों, क्योंकि 3 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, और ये 2 इस 2 में माइनस होकर 0 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव तो हो गया लेकिन आसान है, ठीक है। देखो तो A बराबर C2 चेंज हो रहा है ना, तो C1 C3 कॉपी कर लो 1 0 0, और C3 भी कॉपी कर लो 0 2 3। अब C2 चेंज हो रहा है तो -1 माइनस ऑफ 2/3 ऑफ 0, ठीक है, 1 माइनस ऑफ 2/3 ऑफ 2, 2 माइनस ऑफ 2/3 ऑफ 3, ठीक है। देखो अब A बराबर ये हुआ 1, ये हुआ 0, ये हुआ 0, ये 3 3 कट गया, 2 - 2 0, और ये 2 2 जब 4, 1 - 4/3 कितना आएगा, -1/3, तो ये हो गया -1/3, और ये तो -1 ही बचा, और ये 0 2 3, दैट्स इट, बन गई भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे ये भी, अरे ये हो सकता है भाई, 0 चलता है, ठीक है, बस ये एलिमेंट 0 रहने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसमें ये नहीं बोला है कि भाई एलिमेंट सारे नॉन जीरो ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें कुछ गलती हो गई हो तो देख लेना यार, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि यार मेथड यही है, इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने मेथड से किया है, गलती मेथड में तो नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने सही किया, इसको इससे ऐड किया, इसको इससे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ गलती ना हो गई हो प्लस माइनस करने में, तो वो चीज़ देख लेना यार, ठीक है। बाकी तो सिंपल है। खैर अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, और उसी के ऊपर पूरी के पूरे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ये तो फालतू सी एक्सरसाइज थी, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना इससे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।